इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपने क्लास कौन सी क्लास से बताया, बहुत पहले से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो बहुत पहले से हम कौन सी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जैसे हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, है ना। ये सारी चीजें मे बी हम 5th 6th से पढ़ रहे हैं। जब से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया है हमने ट्राइंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, लाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री, है ना। हम एनालाइज करते हैं इसकी साइड क्या है, लेंथ क्या है, ठीक है। फिर जब हम क्लास 9th में आए तो क्या आ गया, ओरिजिन आ गया, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। तो वो क्या आ गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आई तो हमें क्या सिखाया गया, सबसे पहले 2D ज्योमेट्री सिखाया गया, है ना। आपने अभी तक जितना ही पढ़ा है, 9th में पॉइंट्स वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ा है, और 10th में 3 चीजें पढ़ी है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, ट्राइंगल का एरिया पढ़ा है, और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये पूरा चीज किस में था, 2D में था। लेकिन रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो रियल वर्ल्ड में तो 2D होता नहीं, है ना। वो तो सिर्फ बोर्ड पर होता है या पेपर पर होता है 2D। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, 3D होता है। तो वो सारी चीजें पढ़ने का एसेंस ये था कि हम यहां तक आ पाए, है ना, 3D ज्योमेट्री पढ़ पाए। तो 3D ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आपने 2D ज्योमेट्री में अभी क्लास 11 तो बहुत कुछ पढ़ लिया। स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। पूरा क्या है, 2D ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पढ़ी, उसका स्लोप पढ़ा, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का, इंटरसेप्ट निकालने का, नॉर्मल फॉर्म, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होती है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होता है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर 2D ज्योमेट्री में और आगे बढ़े हमने, फिर सर्कल के बारे में पढ़ा। सर्कल क्या होता है, उसका डायमीटर, उसका रेडियस, उसके अलग अलग तरह के फॉर्म्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद एलिप्स के बारे में पढ़ा, पैराबोला के बारे में पढ़ा, हाइपरबोला के बारे में पढ़ा। ये सब आता है किसके अंदर, 2D ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन है 3D ज्योमेट्री का, है ना। इसका मेन पार्ट है, उसके ऊपर वो है, इसलिए नहीं दिख रहा। हाँ, तो क्लास 12th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, जो लास्ट में आता है वेक्टर के साथ। वेक्टर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है ना फिजिक्स में, है ना। तो वेक्टर के साथ 3D ज्योमेट्री आता है, और उसमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ। मतलब उसमें फिर से लाइन आ जाएगी, 3D की लाइन आएगी, उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे अलग अलग फॉर्म से, वेक्टर को इंक्लूड करके उसकी इक्वेशन निकालेंगे। फिर उसके बाद लाइन के अलावा पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उसमें प्लेन के बारे में पढ़ेंगे बहुत इलैबोरेटली कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। जैसे ये बोर्ड का प्लेन है तो इसकी इक्वेशन होती है, इस तरह से बहुत सारे प्लेन होते हैं, हर प्लेन की अलग अलग इक्वेशन होती है। तो बहुत इलैबोरेटली आप ऐसा बोल दीजिए कि 95% या उससे ज्यादा भी चीजें जो है वो आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, जो क्लास 11, ठीक है। तो इसमें हम मेनली हम दो फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम 3D ज्योमेट्री के बारे में समझ सकते हैं। तो 2D में एक्सप्लेन करेंगे, आपको 3D में थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो अब 3D ज्योमेट्री, तो 2D में हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता था जिसमें XY एक्सिस होती है ना, और उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और उसमें हम सारी चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 3D ज्योमेट्री में क्या होता है, 3D ज्योमेट्री में 3 एक्सिस आ जाती है, तो इसको 3D क्यों बोलते हैं। जैसे 2D ज्योमेट्री को 2D क्यों बोलते हैं, जैसे 2D ज्योमेट्री है, जैसे ये प्लेन है, 2D प्लेन है। 2D प्लेन का मतलब ये है कि ये प्लेन ऐसा है जिसमें आप 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बस एक दूसरे के। जैसे एक लाइन मैंने ऐसे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब मैं तीसरी लाइन इसके साथ ऐसी नहीं ड्रॉ कर सकता हूं जो दोनों के परपेंडिकुलर, जो दोनों के परपेंडिकुलर। आप ड्रॉ करके देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये इसके परपेंडिकुलर है लेकिन इसके परपेंडिकुलर नहीं है ना। इसी तरह से अगर मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया तो इसके परपेंडिकुलर आएगी लेकिन इसके परपेंडिकुलर नहीं आएगी, है ना। तो ये एक ऐसा प्लेन है जहां पर अगर मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ करना चाहूं, है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट करके, तो आप मैक्सिमम 2 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए 2 डायरेक्शंस है, और वहां से आप किसी भी पॉइंट पर जा सकते हो, और इसको बोलते हैं 2D ज्योमेट्री, ठीक है। अब 3D में क्या होता है, 3D में जब आएंगे तो यही लाइन अगर 3D में आ जाएगी तो आप एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये एक लाइन, जो पेन है ये सिर्फ एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है। तो
तो 3D में 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 3D, है ना। 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसलिए 3D मतलब 3 डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस तो बहुत सारी है, डायरेक्शंस बहुत सारी है, लेकिन मेन डायरेक्शंस अगर आप देखोगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ये वाली डायरेक्शंस होती है। इसलिए 2D में बात करें, मेन डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इसको यूज करके आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, है ना। यहां से कोई एंगल बता दिया उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 3D में एक और लाइन आ जाती है। इसके आगे होता है क्या 4D 5D, ये सब नहीं होता है सिस्टम में हमारे। जो हमारा जो वर्ल्ड है वो 3D तक ही लिमिटेड है, ठीक है। 3D के बारे में ही पढ़ना है। अब उस 3D को 2D में बनाने के लिए हम ऐसे बना देते हैं। तो ये लाइन आपने फिजिक्स में अगर ऐसे बनाया हो, है ना, ये परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो अब एक्स वाई, तो यहां पर एक नई एक्सिस आती है जेड एक्सिस, ठीक है। उसको कैसे बनाते हैं, तो हमें एक्स वाई एक्सिस ऐसे बनाने की आदत है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जब एक्स वाई जेड एक्सिस बनाना होता है तो उसका एक रूल होता है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो करना रहता है। तो इसमें आप किसी को भी एक्स वाई जेड मान सकते हो, बस एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो आइडियली ये होता है, एक्स इसे मान लेते हैं, वाई इसे मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में, हाँ, तो इसीलिए बोला ना 3D देखिए, ये हाँ ये लाइन है, इसी को मैंने ऐसे शो किया बस, तो लाइन एक्चुअल में ऐसे, उसको बना नहीं सकते ना, इसीलिए। तो देखो एक्स वाई जेड एक्सिस जब मार्क करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हो, और कैसे मार्क कर सकते हैं, एक्स इधर आएगा तो वाई इधर और जेड इधर, ऐसे मार्क कर सकते हैं, है ना। या फिर एक्स ऊपर मान लीजिए तो यहाँ पर वाई और यहाँ पर जेड, इस तरह से मार्क कर, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, आपने एक्स उधर मान लिया, वाई इधर मान लिया और जेड इधर मान लिया, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बनाया गया है ताकि आप एंटी क्लॉकवाइज में तो जो सारी चीजें, सारी कैलकुलेशन दी होंगी वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगी, है ना। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो पॉइंट्स वगैरह सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो हम इस तरह से मार्क करते हैं, मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो दो एक्सिस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 4 पार्ट्स में, है ना, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसी तरह से 3 एक्सिस जो है वो प्लेन को 8 पार्ट में डिवाइड करती है। अब वो 8 पार्ट कैसे है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इमेजिन करिएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स डैश बोलते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस तो नीचे आ जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये जेड है तो इसके पीछे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि वो अंदर है ना, पीछे की तरफ है। तो ये एक्स है इधर है, वाई, ये जेड बाहर निकल रहा है और वो अंदर है, ठीक है। तो अभी आप इमेजिन करें कि यहाँ पर कितने रूम्स जैसे बन गए, रूम्स, कितने रूम्स है यहाँ पर, 8 रूम्स है, देखिए। तो एक देखने का तरीका ऐसे है, सेंटर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और देखिए क्या देखो एक्स वाई जेड है। आप सोचिए एक मैंने क्यूब लिया, ठीक है, जैसे मान लो ये क्यूब है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे डिवाइड करता हूं तो देखो एक रूम यहां पर है, एक्स एक्स
वाई जेड, ये वाला पार्ट, एक इसके जस्ट पीछे, एक इधर है और एक इधर है। मैंने क्यूब कैसे क्या किया, बीच से काट दिया, जैसे मान लीजिए जैसे वो होता है ना रूबिक्स क्यूब होता है, कैसे बनेंगे सर, दो इधर दो नीचे और दो इधर, हाँ ऐसे बनेंगे। जैसे आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, मान लो ये ओरिजिन है और यहां से आपकी उस तरफ एक्स एक्सिस है, उस तरफ है ना, उस वाले रूम में उधर को गई एक्स एक्सिस और इधर को गई है वाई एक्सिस ऊपर और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिन है तो उस साइड एक्स एक्सिस है तो इस साइड क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यार समझ में। ऊपर वाई एक्सिस है तो नीचे वाई डैश, ठीक है, और यहाँ पर जेड है तो पीछे क्या हो जाएगी, जेड डैश, ठीक है। तो देखो, तो इससे क्या हुआ, देखो एक वाला रूम आ गया है ना, जहां पर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, उस साइड वाला पहला क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके पीछे एक रूम आएगा, है ना, सोचो, इमेजिन करो कि इसके जस्ट पीछे एक रूम है और उसके जस्ट पीछे भी एक रूम है, ठीक है। तो जितनी भी वॉल्स हो जाएंगी वो एक्सेस हो जाएंगी, जितनी वॉल्स हो जाएंगी वो एक्सेस हो जाएंगी। तो उस साइड वाला रूम फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसके पीछे वाला, उसके जस्ट पीछे वाला सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, और उसके बगल वाला मतलब इसके पीछे वाला वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, और ये वाला होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस डायरेक्शन में होता है, तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके पीछे वाला सेकंड है, उस साइड वाला थर्ड है और ऊपर वाला फोर्थ, ठीक है। और फिर उसी के बाद इसी तरह से नीचे चलते हैं, तो इसके जस्ट नीचे फिफ्थ और फिर इधर सिक्स्थ और उधर 7 नीचे और फिर उधर 8। समझ पाएगा, कुछ समझ में आया? ऑक्टेंट्स, हाँ ऑक्टेंट्स, तो 8 ऑक्टेंट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है, कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि 8 ऑक्टेंट्स से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इक्वेशंस वगैरह निकालने में वो सारी चीजों में ज्यादा यूज नहीं होता। तो हम इसमें मेन चीज में आते हैं। तो समझ में नहीं है, मुझे लगा 12 नहीं देखो 4 रूम यहाँ पर ऊपर, ठीक है, 4 रूम यहाँ पर, सोच लो ऐसे 4 रूम्स हैं, ठीक है, और बीच में ओरिजिन और 4 रूम जैसे नीचे, हो गया, है ना, ऐसे हो जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और उसके नीचे फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट, इस तरह से क्वाड्रेंट्स आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए, साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, साइंस SIGNS। तो इसमें पॉइंट्स कैसे आते हैं, तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट रहता है उसके पॉइंट सारे पॉजिटिव रहते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। इसके पीछे जो सेकेंड ऑक्टेंट आएगा उसमें क्या हो जाएगा, देखो जेड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसमें लिख लो, यहाँ पर टेबल सी बनी है, बता देता हूँ। जेड नेगेटिव वाला नहीं, उस सिस्टम से एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, जैसे वो बताया था इसके अकॉर्डिंग है एक्स वाई जेड, इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे सारे ऑक्टेंट के नाम इसके अकॉर्डिंग दिए गए, तो यहाँ वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट, इसके पीछे सेकंड, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट, इस तरह से। हाँ जेड नहीं, एक्स नेगेटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव। तो एक टेबल बना लीजिए, चार होते हैं तो उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये 8 है इनको ऑक्टेंट बोलते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, इस तरह से। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, देखिए ये O है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑक्टेंट है सबसे पहला वाला, ये क्या है, OXYZ, ओरिजिन के साथ OXYZ, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में आ गया। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जैसे उसमें होता है ना प्लस प्लस माइनस प्लस, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद इसमें मैंने पीछे चले गए
क्या हो जाएगा x डैश, ओरिजिन के साथ x डैश और y से। तो इस ऑक्टेंट में क्या होगा, x नेगेटिव हो जाएगा और बाकी दोनों पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से फिर उसके बाद OX, एक बार y को नेगेटिव, y डैश z इधर आ गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और फिर उसी के बाद OX y z डैश, तो इसमें क्या हो जाएगा, z नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस। तो चार तो ये हो गए, और क्या क्या हो जाएगा देखिए, फिर हो जाएगा इसके आगे अलग लिख सकते हैं आप, O, तो एक एक पर डैश लगाया गया ना, OX डैश y डैश z, तो इसमें क्या क्या नेगेटिव होगा दिख रहा है, यहीं से दिख जाएगा आपको, x नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। इसी तरह से OX y डैश z डैश, तो x पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव, और OX डैश y z डैश, तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव, और लास्ट में OX डैश y डैश z डैश, ये क्या हो जाएगा इसमें तीनों नेगेटिव। तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस किस में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव होगा। ये कैसे याद होगा, तो बहुत सिंपल है, x डैश लगा हुआ है तो x नेगेटिव हो गया, दिया जाएगा सब डैश। हाँ, अगर जरूरत पड़े, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, जरूरत नहीं पड़ता, बस इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताया गया, ठीक है, जरूरत जो पड़ेगा वो हमारे अगले रहेगा, वो लीजिए, वो काम की चीज है, दैट इज मोस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी पर क्वेश्चन आएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालें, इसी पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ओके, आपने कोनिक सेक्शन की वीडियोस देखी है, लास्ट की एक दो ऐसी होती देख लीजिए उसको, कल का तो मैंने डाला नहीं है, हाँ लिखे, तो क्वेश्चन इसमें अगर आएगा, अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेंगे, नेम दी ऑक्टेंट। एक्चुअली जो नंबरिंग है वो अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग वेरी करती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही फर्स्ट ऑक्टेंट है, यही सेकंड ऑक्टेंट है ना। तो नेम दी ऑक्टेंट, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, -2 + 3 - 4 कौन सा ऑक्टेंट है। तो इसमें आपको कैसे बताना है, देखो ओ आएगा ओरिजिन, x कैसा है डैश है ना, और y और z डैश, ऐसे बताना आंसर में आया समझ में, है ना। तो कुछ भी याद करने कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इस तरह से अगर पूछ लिया, हाँ 1 1 -1 कौन सा ऑक्टेंट है, 0 x y z डैश। तो डिस्टेंस
डिस्टेंस फॉर्मूला हेडिंग डालिएगा, इससे पहले एक और चीज लिखना था, इसको नोट करके लिख लीजिए कहीं पर। जब आप एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे बनाते हो तो पहले हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके प्लेन को क्या बोलते थे, एक्स वाई प्लेन। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है 2D, तो ये जो प्लेन बन गया जिसमें ये दोनों लाइन बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसी तरह जब एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं तो यहाँ पर 3 प्लेन बनते हैं। तो देखो एक नीचे वाला प्लेन है, हाँ ऐसे आप देख सकते हो, तो दिख रहा है एक नीचे वाला प्लेन है ना, नीचे वाला प्लेन अगर इस तरह से बाहर निकला है तो ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। ये वाला कौन सा है, वाई जेड प्लेन, और ये कौन सा है, एक्स जेड प्लेन। तो ये 3 मेन प्लेन होते हैं 3D में। ठीक है, वैसे तो इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, है ना, और हर प्लेन का नाम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने जैसे यही बना हुआ है तो एक प्लेन ऐसे बना दिया जो वाई को ऐसे कट कर रहा है, वाई एक्सिस कट कर रहा है, और एक्स जेड के पैरेलल है, जैसे ये वाला प्लेन ऐसे। ठीक है, तो ये भी एक प्लेन है, इसकी भी इक्वेशन आई है ना, लेकिन इसका कोई एक नाम नहीं है स्पेसिफिक। लेकिन ये 3 मेन प्लेन है जिससे बाकी सारे प्लेन्स की कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, तो ये 3 मेन प्लेन है जो 3D में होते हैं, नोट करके लिख सकते हैं इसको। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसे एक और चीज है, वैसे सर इसकी एप्लीकेशन बहुत होगी ना, है हाँ एप्लीकेशन है बहुत, क्योंकि सर यही अपने में एनवायरनमेंट ये सर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट है -241 एंड क्यू पॉइंट है 1 2 -5, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए जल्दी से। रूट 49 लगे होगा। तो इस डिस्टेंस से रिलेट करके आपको याद है क्लास 10 में कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो क्या क्या क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते थे कि आपको प्रूव करना है कि कोई पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आती है। तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी आएंगे, तो एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है आपका आईआईटी में भी आया है, वही क्वेश्चन पे ढूंढूंगा, आईआईटी में नहीं, आईआईटी से आते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं उसका वैरायटी ढूंढूंगा। हाँ क्वेश्चन लिखे, इफ ABCD is a parallelogram, if ABCD is a parallelogram such that A पॉइंट दिया हुआ है
-1,610, सी पॉइंट है -747. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी. ABCD is a parallelogram such that A, B, C ये 3 पॉइंट दिए, तो you have to find out the coordinates of D. करिए. इस तरह के क्वेश्चन आईटी में आए हैं. थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें. डिस्टेंस फॉर्मूला शायद ना लगे डायरेक्टली. डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो 10th में बुक किया था ऐसा क्वेश्चन. पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट दिए थे, चौथा निकालना था. डायगोनल्स का इक्वल होते हैं. पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं. इक्वल नहीं होते. देखो एक पैरेललोग्राम में बनाता हूँ. ये पैरेललोग्राम है, ठीक है. अब इसके डायगोनल आप देख सकते हो. इक्वल है क्या? लग तो रहे हैं, है ना. एक और बनाते हैं. हम बना के देख सकते हो ऐसे. देखो ये भी डायगोनल, ये इक्वल नहीं है. नहीं दिख रहा ना. डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? स्क्वायर. रोम्बस में भी नहीं होता है, स्क्वायर हो जाता है या फिर रेक्टेंगल हो जाता है. और स्पेसिफिक बोले तो रेक्टेंगल हो जाता है. तो देखिए इसको कैसे करेंगे. डायगोनल्स बाइसेक्ट कीजिए. ये सही है. देखो अगर ए सेक्शन फॉर्मूला का सिंपल वाला फॉर्मूला BC -747. तो ये 3 पॉइंट दिए हुए. डी की कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये मिड पॉइंट निकालना आता है. मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z आ गया है तो z1 + z2/2 है. तो इसको मैंने O मान लिया. तो A की कोऑर्डिनेट में O के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ A और C से. कितना आ जाएगा? 1 - x1 + x2/2, 3 + 4/2, 4 + 7/2. तो कितना आ जाएगा ये? -6/2, -3, 7/2 एंड 11/2. ये बताइए समझ. ठीक है. और इसी तरह से अगर मैं D के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ x1, y1, z1, तो O के एक तरह से कोऑर्डिनेट और निकाले जा सकते हैं, है ना. x1 -1/2 एंड y1 + 6/2 एंड z1 + 10/2. ये बताइए समझ. इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट. अब ये दोनों सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, दोनों बराबर होंगे, है ना. तो इनको बराबर कर दीजिए. x1 की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ जाएगी, z1 की वैल्यू निकालिए. x1 की वैल्यू आएगी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला. डिस्टेंस वाला फॉर्मूला देखिए. डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? DC = AB. x1 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू -6. -5 -6 कर लिखा रहा हूँ. y1 की वैल्यू -1 -5 -1 ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी. कर सकते हैं वैसे भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए. यहां से इसको बराबर कर दीजिए, यहां से इसको बराबर. इसको इक्वल कर सकते हैं. नहीं वो इक्वल कर. नीचे वाले इक्वल. हां इसको इसके बराबर कर दीजिए. एक इक्वेशन. इसको इसके बराबर कर दीजिए. एक इक्वेशन. लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा. क्यों? स्क्वायर हो जाता है. नहीं पैरेललोग्राम में भी होता है, 3D में नहीं होता है. क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन कितनी मिली? 2. वेरिएबल कितने? 3. तो इसीलिए यही फॉर्मूला लगता है इसमें. तो अब देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे. तो ये आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, आराम से हो जाएगी. मैं बस टाइम बदलता हूँ, तरीका करना है कैसे है. देखो ये कैसे होगा सर? ABCD पैरेलल
बड़ा नोट है जिसमें आपका क्लास 9th 10th सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है तो बताइए कैसे करते हैं? ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल और पहली चीज होती है सबसे बेसिक वाली है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होती है या तो आप प्रूफ कर दीजिए कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल, साइड्स यूज हो रहा है ना, मतलब इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर प्रूफ कर दीजिए तब भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। या फिर तीसरा होता है वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल, कोई भी एक पेयर ये इक्वल भी हो जाए तो बराबर हो गया और पैरेलल हो जाए तो एकदम स्ट्रेट हो गए तो भी पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। तो या तो दोनों साइड्स पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, या तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाए, या वन पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल। ठीक है, ये हो जाए। और क्या बताएगा इन्होंने बताया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तब भी वो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की। और कुछ हो सकता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यही होता है। ठीक है, तो देखिए अभी आपके क्वेश्चन में आता है कि आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑपोजिट साइड्स इक्वल, क्योंकि पैरेलल तो हम अभी प्रूफ कर नहीं पाएंगे क्योंकि 3D है ना। 3D पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करते थे हम? स्लोप निकालते थे, एंगल भी तो चाहिए, हाँ एंगल भी चाहिए पड़ेगा ना, तो सारी चीजें। तो हम क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये पैरेललोग्राम सबसे पहले ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का बनेगा। किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या होना चाहिए? एडजेसेंट साइड्स 90, वो समझ में आ गया। तो पहली चीज आ गई इसकी एडजेसेंट साइड 90, साइड्स कैसे 90 हो सकती है? तो वन एंगल 90, ये आपने 9th में किया होगा। किसी भी एक एंगल को 90 कर दो, पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रहना है, तो आपने किसी एक एंगल को 90 किया, मान लो इसको 90 कर दिया तो ऑटोमेटिकली सब सीधा आ जाएगा। आया समझ में? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब इसके बाद इसको अगर रेक्टेंगल बनाना है तो डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल हो गए और या वन एंगल 90 हो गया तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे पैरेललोग्राम को प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है तो क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा बताइए? 90 बाइसेक्ट कर सकता है। हाँ, तो वन एंगल 90 ऊपर वाला है वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरा डायगोनल इसमें बाइसेक्ट करेंगे, हाँ, और किस पर? बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हाँ, और तीसरा इन्होंने बताया से क्या बताया? हाँ, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो स्क्वायर बनता है ना। रोम्बस में भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में लेकिन सिर्फ डायगोनल इक्वल। हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी एक एक प्रॉपर्टी सफिशिएंट है स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो एक एंगल अगर 90 प्रूफ कर दिया, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, चलो ठीक है, वो भी आ जाएगा, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। अच्छा, रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा? एडजेसेंट साइड्स इक्वल या फिर डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, कर लेंगे इसको। अब ये रोम्बस कब बनेगा? रोम्बस प्रूफ करने के लिए एडजेसेंट साइड्स इक्वल, बस एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो ये क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। अब रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं? नहीं, पैरेललोग्राम है ना, डायगोनल्स 90 डिग्री पर होते हैं।
बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है इसका। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका ये वाला इंपॉर्टेंट जो हमारा इसमें लगेगा, इसमें डायगोनल से रिलेट करके जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए, तो अगर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, डिस्टेंस फॉर्मूला में आप करोगे तो क्या कर दो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, बस खत्म हो गया। अब प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। तो पहले मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दिया, फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल नहीं बनना चाहिए, मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं आने चाहिए, तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पर सर 90 दिखा, 90 हम दिखा नहीं पाएंगे ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, कैसे दिखाएंगे, वो ज्योमेट्री यूज करके दिखा सकते हैं। वहां पे कैसे दिखाते हैं, वो जो कल बता रहा था मैं, अल्टरनेटिव एंगल्स, वो सारी चीजें यूज करके। स्लोप कैसे निकालेंगे 3D में स्लोप नहीं होता है एक्चुअली। 3D में आप पढ़ोगे डायरेक्शन, रेशियो, डायरेक्शन, कोसाइन होता है, वो तो जब वहां पर पढ़ेंगे तब होगा, और तब उस समय ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायगोनल्स आपको शो करना है कि इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो इट इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ स्क्वायर। उसके लिए क्या करेंगे बताओ, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अब ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन ये इसमें भी होती है। और उसके साथ क्या होना चाहिए, डायगोनल्स लेंथ बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो डायगोनल्स बराबर नहीं तो ये इन दोनों में से कोई भी नहीं बन पाएगा, सिर्फ उतने से भी काम चल जाएगा। डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ना तो स्क्वायर होगा ना तो रेक्टेंगल होगा। और फिर इसी तरह से इट इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रोम्बस, तो इसमें बस आपको प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स अल्टरनेट साइड्स आर नॉट इक्वल, आएगा एडजेसेंट साइड्स। तो ये समझ में आ गया होगा, तो इसी को यूज करके आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। जो इसमें एक एक्सरसाइज दी है डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड 22 डायगोनल्स इक्वल नहीं, स्क्वायर है तो लेकिन रोम्बस नहीं, बट स्क्वायर इज अ रोम्बस, ऐसा नहीं पूछेंगे स्क्वायर इज अ रोम्बस, ऐसा पूछेंगे रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं, तो रोम्बस है तो स्क्वायर नहीं मतलब डायगोनल्स बराबर नहीं, सारी साइड्स इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं। हाँ, डायगोनल्स बराबर आएगा। अगला हेड है सेक्शन फॉर्मूला। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, समझना आता होगा, करिएगा ट्राई। ये नोट इसमें दिया हुआ भी है, एडिशन में दिया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी सिंपल है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और एक दूसरा पॉइंट है b x2, y2, z2, और अगर एक कोई पॉइंट c इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करे तो दो तरह से डिवाइड कर सकता है। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, ऐसे करते हैं mx1 प्लस n mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन क्या आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है, या फिर एक और तरीका लिखने का, n की जगह माइनस n लिख दीजिए बस, है ना। तो हर जगह पर आ जाएगा माइनस लगा के इसको लिख दीजिए, बीच में माइनस लगा के लिख दीजिए, है समझ में, माइनस n कर दीजिए, या फिर सीधी सीधी लैंग्वेज में mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, हर जगह माइनस लगा के। ज्यादातर इंटरनल डिवीजन वाले यूज होता है, एक्सटर्नल डिवीजन वाले कम यूज होता है। और फिर इसी का एप्लीकेशन जो हमने अभी देखा
तीसरा अगर चाहे तो इफ सी इज मिड पॉइंट, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, m बराबर n आ जाएगा, तो सी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 कॉमा z1 प्लस z2 अपॉन 2। Find the coordinates. लिख देते हैं यहाँ पे। टू टू थ्री रेशियो में अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो पॉइंट निकालिए और एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है तो पॉइंट निकालिए। n को माइनस n से रिप्लेस क्यों कर देते सर एक्सटर्नल? लिखने का तरीका P और Q दो पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसको एक पॉइंट 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट निकालिए, एक्सटर्नली कर रहा है तो कोऑर्डिनेट